हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मस्त होइएगा और आराम से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है समाजवाद और साम्यवाद। इसका 2 क्लास हो चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आखिर समाजवाद और साम्यवाद है क्या। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लोगों को समाजवाद एवं साम्यवाद की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। एक नई विचारधारा समाजवाद और साम्यवाद की लोगों को आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी। और आज की क्लास में जो साम्यवाद के जनक है, आप लोगों को बताया था कि साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग उन्हीं का बायोग्राफी यानी जीवनी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से उनका प्रारंभिक जीवन था और किस प्रकार से उन्होंने साम्यवाद की विचारधारा दिया। ठीक है ना? तो बिना देर किए हुए चलते हुए अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले देखते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1818 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ट्रियर नगर एक जगह का नाम है, वहाँ पे कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कब? तो 5 मई 1818 को। आपको याद रखने के लिए है। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि पेशे से एक वकील थे, बहुत बड़े वकील थे। उनके पिता कौन? हेनरिक मार्क्स। ये जो थे, आगे की बात करें तो जो कानूनी शिक्षा कार्ल मार्क्स ने शुरुआत में कानूनी शिक्षा प्राप्त करी वो बोन विश्वविद्यालय जर्मनी से ही करी। उसके बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो 1836 में बर्लिन चले आए। कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय 1836 ईस्वी में आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले आए। 1841 ईस्वी में थोड़ा और आगे आया था। 1841 ईस्वी में जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद हीगल के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। हीगल एक विचारक थे, एक फिलोसफर थे। इनके विचारों से जो कार्ल मार्क्स थे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इनको बहुत बार एडमायर करते थे। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, जो कि क्या थे? एक पेशे से वकील थे। इन्होंने शुरुआती शिक्षा कानूनी शिक्षा बोन विश्वविद्यालय जर्मनी से ही लिया। आगे की शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय। और उसके बाद डॉक्टरेट की उपाधि जेना विश्वविद्यालय से लिए। आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स 1843 जेनी वेस्टफेलन से विवाह। कार्ल मार्क्स का जो विवाह हुआ 1843 ईस्वी में, कार्ल मार्क्स का विवाह हो गया किनसे? तो जेनी वेस्टफेलन, इन्हीं के बचपन की मित्र थी जेनी, उन्हीं से इनका विवाह हो गया 1843 ईस्वी में। 1844 में इनकी मुलाकात, ठीक ना, 1844 ईस्वी में इनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगल्स नाम के एक व्यक्ति से। ये भी एक विचारक थे, राइटर थे। तो फ्रेडरिक एंगल्स से इनकी मुलाकात हो गई कब? 1844 ईस्वी में। और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। और 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया। कब? 1848 ईस्वी में। किसके साथ मिलके? तो फ्रेडरिक एंगल्स, यही देख लीजिए कार्ल मार्क्स यही थे। ठीक ना? तो 1844 में इनकी मुलाकात किससे होती है? फ्रेडरिक एंगल्स से होती है। इनके विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर यह एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया, जिसे आधुनिक समाजवाद भी या वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। साम्यवाद को ही क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद। और इस सबसे पहले लोग कब जाने इसके बारे में? 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में, जब कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। और इसे ही क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक। किसे? साम्यवादी घोषणा पत्र को। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, 1867 ईस्वी में 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक बुक की रचना की। 1867 में इन्होंने क्या लिखा? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किसकी रचना की? दास कैपिटल पुस्तक की रचना की। और क्या इसे ही क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल। ये दो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ध्यान रखना। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और 1867 में दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यहाँ तक आप कार्ल मार्क्स का जीवनी देख रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, इनके कुछ सिद्धांत थे, जैसे द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यविहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना। सिद्धांत कहने का क्या मतलब है कि साम्यवाद जो व्यवस्था थी उसमें कार्ल मार्क्स चाहते क्या थे कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहला उन्होंने सिद्धांत दिया जो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था।
इसके बारे में आपको विशेष रूप से तो 10th में पढ़ना नहीं है, जब आगे जाइए तब पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। जिससे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, इसमें 3 चीज बताया, वाद, प्रतिवाद और संवाद। इनका कहना था कि अगर कोई भी एक विचार आता है, कोई भी एक विचार आता है, तो धीरे धीरे उसके विरोध में भी कोई विचार आता है, और इन दोनों से क्या होता है, संघर्ष होता है इन दोनों के बीच, और एक संवाद निकलता है, उसका प्रतिफल। इनका मानना था कि जो वाद, वो थे पूंजीपति, क्या थे, पूंजीपति लोग जो देश चला रहे थे, उनको ये कहते हैं कि वाद थे, और प्रतिवाद क्या, श्रमिक वर्ग। अब देखिए साम्यवाद का अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको पता है कि साम्यवाद या समाजवाद के लोगों को जरूरत ही क्यों पड़ी, तो उसमें बताया गया था कि पूंजीपति लोग श्रमिकों का काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रहे थे। पूंजीपति लोग क्या कर रहे थे, श्रमिकों का शोषण कर रहे थे, उनको जितना अधिकार मिलना चाहिए तो वो सब नहीं मिल रहा था, ठीक ना। तो इसी के लिए समाजवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन किया गया था। तो इन्होंने कहा कि पूंजीपति जो लोग हैं वो श्रमिकों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, तो पूंजीपति और श्रमिकों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा। क्या होगा, संघर्ष होगा, और इसका जो प्रतिफल आएगा, वही क्या है, साम्यवाद है। क्या है, वही क्या है, साम्यवाद है। तो पूंजीपति और श्रमिक के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा, और उसका प्रतिफल क्या आएगा, एक साम्यवाद आएगा। यही बताया था किसमें, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। उसके बाद वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हमेशा से देखा जाए तो दो वर्गों के बीच हमेशा से संघर्ष चलते आ रहा है। दो वर्गों के बीच हमेशा से कोई ना कोई वर्ग के बीच संघर्ष चलते आ रहा है, जैसे पूंजीपति से श्रमिक वर्ग का संघर्ष, ये सब क्या होते जा रहा है, हमेशा से चलते आ रहा है। सामंती यानी जमींदारों के किसानों से संघर्ष, सभी दो वर्गों के बीच हमेशा से क्या होता है, संघर्ष चलते आ रहा है। उसके बाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को टोटल 6 भागों में बांटा था, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे आपका इतिहास के 6 चरणों में कार्ल मार्क्स ने बांटा था, उसको आगे देखेंगे। उसके बाद मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इनमें इनका मानना था कि अगर कोई पूंजीपति लोग या कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी मजदूरों से काम करवाती है तो उसका जितना लागत मूल्य होता है, एक होगा लागत मूल्य, होगा ना, जितना कोई सामान बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में पैसा लगा है, और एक होगा विक्रय मूल्य, यानी उस सामान मार्केट में कितना दाम में बिकता है, मार्केट में कितना दाम में बिकता है। तो कार्ल मार्क्स का मानना था अगर लागत मूल्य मान के चलिए 20 रुपया, लागत मूल्य मान के चलिए कितना रुपया, 20 रुपया, वो मार्केट में बिक रहा है 50 रुपया में, कै रुपया में, 50 रुपया। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 30 का प्रॉफिट हुआ, सब चीज़ काट खोट के। 20 रुपया पूरा खर्चा हुआ, 50 में मार्केट में बिका, तो फायदा कितना का हुआ, 30 का। तो कार्ल मार्क्स का मानना था जो 30 रुपया बचा ना, ये किसका है, तो मजदूरों का। ये किसका है, मजदूरों का, उस फैक्ट्री के ओनर का नहीं है, उस पूंजीपति लोग का नहीं, किसका है, ये मजदूरों का पैसा है। यही बात किसने बताया, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इन्होंने इसमें मूल्य बताया है लागत मूल्य को, मूल्य बताया किसको, लागत मूल्य को, और अतिरिक्त मूल्य जो फायदा, अतिरिक्त मूल्य क्या है, जो फायदा उसका हुआ है, सो क्या है, आपका अतिरिक्त मूल्य है। और यही कहते हैं कि मूल्य तो लागत है, और जो अतिरिक्त मूल्य हो किसका अधिकार होना चाहिए अतिरिक्त मूल्य पर, तो किसानों का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। आपको शुरुआत से ही बताया गया, साम्यवाद का डिफिनेशन भी बताए थे, उसमें भी बताया था कि जो कार्ल मार्क्स चाहते थे एक ऐसे समाज की स्थापना जो वर्गहीन हो। वर्ग मतलब कोई जाति पात ये वाला बात नहीं हो, ऊंच नीच नहीं हो, यानी कोई पूंजीपति नहीं हो, कोई श्रमिक नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, कोई अमीर नहीं हो, सब क्या हो, बराबर हो। सब क्या हो, बराबर हो, सबके पास एक समान अधिकार हो, सब एक तरह से काम करे, सब खाए, कोई दिक्कत न हो। राजहीन ये कहता है कि राज भी नहीं होना चाहिए, कोई सीमा नहीं हो। जिससे अगर आप शुरुआत में देखिए एकदम आदि मानव वाले समय में चल जाए तो क्या होता था, कोई सीमा नहीं, जिसको जहाँ मन किया वहाँ गया, जिधर से खाना उधर से खाएगा, जिधर से पीना उधर से, मतलब पीने का मतलब पानी की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो खाना पीना जो भी हो सब इधर उधर से कर सकता है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं। मान के लिए कोई पेड़ है उसमें फल लगा हुआ तो कोई तोड़ सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरा है। तो क्या करना है, इनका मानना था कि कैसा स्थापना होना चाहिए समाज, राज्यहीन एवं वर्गहीन। कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई राज नहीं हो, किसी के पास कोई ज़्यादा संपत्ति नहीं हो, सब क्या हो, सब पर सबका अधिकार हो। सीधा सवाल है कि सब चीज़ पर किसका अधिकार हो, सभी का अधिकार हो, ठीक है। चलिए
अब आगे देखते हैं इतिहास के चरण। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को टोटल 6 भागों में बांटा। कितने चरण में? 6 भागों में। सबसे पहला है आपका आदिम साम्यवादी युग, दास्ता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग, और इन्होंने लास्ट बताया कि अब साम्यवादी युग आने वाला है। ठीक ना। सबसे पहले देखते हैं आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग कहने का क्या मतलब है कि जिस समय आदि मानव हुआ करते शुरुआती समय में चले जाए, एकदम शुरुआत वाले समय में चले जाइए, तो जो साम्यवादी इसलिए कहा गया कि उस समय साम्यवादी व्यवस्था ही था। उस समय क्या था? साम्यवादी व्यवस्था ही था। अगर शुरुआत में जाइएगा तो साम्यवादी व्यवस्था क्या कहता है? न राज होना चाहिए, न वर्ग होना चाहिए, न ऊंच नीच होना चाहिए, न किसी के पास संपत्ति नहीं होना चाहिए। यही सब बात है ना। कोई सरकार नहीं होगा, कोई संपत्ति नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। अब शुरुआत वाला बात सोचिए, जब एकदम शुरुआत में जब मानव का विकास हो रहा था तो उस समय कैसी व्यवस्था थी? एकदम साम्यवादी व्यवस्था थी। क्या है कि उस समय भी देखिए तो किसी के पास कोई संपत्ति नहीं था। जिसको जहाँ रहने का मन करता था वहाँ रह लेता था, जिधर मन कर रहा उधर कुटिया बनाया रह लिया। जहाँ से खाना लाना होता था वहीं से ले आता था। कहीं पेड़ पे फल लगा हो कोई तोड़ सकता था। किसी के पास कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरा है, आप यहाँ नहीं कर सकते। जहाँ मन करता था वहाँ खेती, अगर खेती की शुरुआत हुई तो जहाँ मन करता था वहाँ पे खेती कर लेता था। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला चरण क्या होता है कि सबसे पहले क्या था? आदिम साम्यवादी युग। उस समय न कोई राज था, न कोई देश था, सभी लोग को जहां मन करता था वहां रहते थे, जो मन करता था मिल बांट के सभी लोग खाते थे। तो वो हो गया आपका आदिम साम्यवादी युग। दूसर का है दास्ता का युग। दूसर का है दास्ता के युग, स्लेवरी एज। इसमें इन्होंने क्या कहा कि उसके बाद जो हुआ धीरे धीरे मान के चलिए कोई उसी में से होशियार लोग आदमी निकला होगा। अब पहले आदिम साम्यवादी युग था, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आदमी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ होगा, कुछ हथियार वगैरह धीरे धीरे बनना शुरू हुआ था उस समय। तो जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो गया वो क्या करने लगा होगा, दूसरे दूसरे लोगों से अपना काम करवाने लगा। दूसरे दूसरे लोगों से क्या करने लगा? अपना काम करवाने लगा, दास बनाने लगा। इसी को क्या कहा? दास्ता का युग। दास्ता का युग। उसके बाद आपका आता है सामंती युग। कौन सा युग? सामंती। सामंती मतलब समझ रहे हैं ना, जमींदारी। सामंती मतलब समझिए सीधा जमींदारी प्रथा वाला सिस्टम। तो उसके बाद जमींदारी प्रथा वाला सिस्टम आया। लोग दूसरा को जमीन देने लगे, कहें कि यहाँ पे आप काम कीजिए, उपज हमको भी दीजिएगा, और कुछ उसके हिसाब से जो काम करेगा उसको भी दिया जाएगा। उसके बाद पूंजीवादी युग। साम्यवादी सामंती व्यवस्था से यानी सामंती व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था से धीरे धीरे क्या आ गया? पूंजीवादी युग आ गया। और लोगों के पास धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा। लोगों के पास धीरे धीरे जो अमीर लोग थे, जो मान के चलिए जो सामंते बनेंगे उनके पास और ज़्यादा पैसा आ गया। और ज़्यादा पैसा आ गया तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, और बहुत ज़्यादा अमीर हो गए तो वो अपना फैक्ट्री लगाने लगे, धीरे धीरे कल कारखाना खोलने लगे, और वहाँ पर से लोगों को काम करवाने लगे। वहाँ पे लोगों को काम करवाने लगे धीरे धीरे, जब उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया। तो इसी को क्या कहा गया? पूंजीवादी युग। और पूंजीपति लोग श्रमिकों किसानों से काम करवाने लगे, और श्रमिकों और किसानों के पास, जैसा कि आपको पता है कि श्रमिकों और किसानों के पास कोई ज़्यादा अधिकार था नहीं, इसलिए लोगों ने, जो अच्छे लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एक नए विचार का प्रतिपादन किया, एक नया विचार लाया। इसको क्या कहा गया? समाजवादी। इसको क्या कहा? समाजवाद। समाजवाद का डिफिनेशन आप लोगों को पढ़ाए थे कि जिसमें उत्पादन के सभी साधन पर किसका अधिकार हो? सरकार का। इसमें लोगों ने कहा, क्या कहा? समाजवादी व्यवस्था में क्या कहा गया कि लोग क्या रहेंगे, जो भी उत्पादन का साधन रहेगा उस पर किसका अधिकार रहेगा? सरकार का अधिकार रहेगा, और लोग उस पर काम करेंगे, और सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, और सभी को समान जो हिसाब से लोग काम करेंगे उस हिसाब से उनको पैसा वगैरह मिलेगा। उसके बाद लास्ट बताए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन सा युग लेके आए? साम्यवादी युग। इन्होंने कहा कि इतना तो हो चुका है, अब जो आएगा वो साम्यवादी युग आएगा। अब जो आएगा कौन सा युग आएगा? साम्यवादी युग आएगा। और साम्यवाद क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तब। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि अब साम्यवादी युग आएगा। और साम्यवादी व्यवस्था कैसा आप लोग जानते हैं, क्या चाहता है? एक राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना, जिसमें उत्पादन के सभी साधन, जो भी फैक्ट्री होगा, जमीन होगा, सब किसके अंदर हो? जनता के अंदर हो। किसके अंदर हो? जनता के अंदर हो, और जनता ही उस पर उपज करेगी। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा इतिहास को कितने चरण में बांटे हैं? 6 चरण में। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद देखते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। आपका अगला टॉपिक है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। संघ मतलब समझिए एक तरह से सम्मेलन। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसका संस्थापक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये 1864 ईस्वी में लंदन में हुआ था।
ये जो संघ का स्थापना हुआ था कहाँ पे 1864 ईस्वी में, कहाँ पे हुआ था, लंदन में। इसमें मुख्य रूप से किसानों को ध्यान में रखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ किया गया था कि किसानों की भलाई के लिए, किसके लिए, किसानों की भलाई के लिए। इसमें क्या कहा गया, इसका जो मेन थे कौन थे, कार्ल मार्क्स। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाया था, किन्होंने निभाया था, कार्ल मार्क्स। उन्होंने क्या कहा कि किसान अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने इसमें मुख्य रूप से ये बात कहा कि किसान जो है अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयासों से ही प्राप्त कर सकते हैं। और इस सम्मेलन में एक नारा दिया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यानी जो किसानों की उस समय की स्थिति देखे तो किसानों के पास कोई भी अधिकार नहीं था। तो इसलिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में ये नारा दिया गया कि कर्तव्य, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, यानी अगर कोई अधिकार किसानों को नहीं दिया जाएगा तो वो काम नहीं करेंगे, उनको अधिकार चाहिए। मजदूरों को देख रहे थे ना, कोई काम का ठीक था। अगर आपके फैक्ट्री का ओनर कहेगा 20 घंटा काम करना था, 20 घंटा काम कीजिए, कहेगा 14 घंटा काम करना था, 14 घंटा काम कीजिए, यानी कोई नियम नहीं था। किसानों के पास यूनियन बनाने का यानी संघ बनाने का भी कोई अधिकार नहीं था। तो इन्होंने नारा दिया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, अब अगला देखते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। कौन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 को, कब हुआ था, 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुआ था। 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुआ था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इस सम्मेलन में 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, 20 देश से। और 20 देश, अब देश का सब जनता तो वहाँ जाएगा नहीं, तो कौन जाता है, देश से चुन के जो भेजा जाता है वो उनके नेता होते हैं, वो जाते हैं। ठीक ना, तो 20 देशों के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने यानी 400 लोगों ने भाग लिया। किसमें, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में। कहाँ पे हुआ, पेरिस में। 1 मई को मजदूर एकता दिवस मनाया जाएगा। इसमें एक निर्णय क्या लिया गया कि 1 मई, अब से 1 मई को मजदूर एकता दिवस मनाया जाएगा। अभी तुरंत खत्म हुआ है, परसों था 1 महीना, तो अभी तुरंत मजदूर दिवस खत्म हुआ। तो यहीं पे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में ही ये निर्णय लिया गया था कि 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे बड़ी मुद्दा क्या रखा गया कि किसानों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस की मांग की गई। इसमें कहा गया कि अब किसान, ऐसा नहीं होगा कि किसान या मजदूर या श्रमिक आप जितना कहिएगा उतना काम करेगा। आप कह रहे हैं कि 15 घंटा काम करो तो 15 घंटा काम करेगा, नहीं। इसमें मांग क्या किया गया कि अब से कोई भी श्रमिक होंगे वो कितने देर काम करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे। तो 8 घंटा के कार्य दिवस की मांग किया गया। कब, 1889 में जब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ था तब। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया। ठीक है ना, और इसी के बाद इसमें देखिए एक निर्णय क्या लिया था, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। लेकिन जुलाई पहुंच गया था, मई पार हो गया था ना, तो अगले साल यानी 1890 ईस्वी में, अगले साल 1 मई 1890 के सारे यूरोप और अमेरिका के लाखों मजदूर हड़ताल पे चले गए। ठीक ना, और तभी से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1 मई 1890 से ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्या हो गया, मनाना शुरू किया गया। 1889 के जब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ तो इसमें एक निर्णय लिया गया कि 1 मई को क्या किया जाएगा, मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो अगले ही साल से लोगों ने क्या कर दिया, 1 मई 1890 से मजदूर दिवस मनाना शुरू कर दिया। और तभी से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाते हैं। इसका जो प्रमुख मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि मजदूरों के लिए अब कितना देर का काम होगा, 8 घंटे का काम होगा, यानी मजदूर अब 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कार्ल मार्क्स का जीवनी, उनके क्या क्या सिद्धांत थे कार्ल मार्क्स के। उन्होंने इतिहास को कई चरणों में बांटा, इतिहास को 6 चरणों में बांटा। सभी को एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से इतिहास आदिम साम्यवादी युग, दास्ता का युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग एवं साम्यवादी युग। ठीक ना, उसके बाद हमने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ एवं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ भी देख लिया है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपका प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए, जो ये वाला लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्लास है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।